सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का यह हाफ ईयरली एग्जाम पेपर है जो आपके 65 अंक का आयोजित होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यह पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इस पेपर को पढ़ करके निश्चित ही आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं यह सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, यह क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। सही उत्तर होगा मेरठ। ध्यान रखना, मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है दिल्ली, अमृतसर, पटियाला, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा ब अमृतसर। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर जो पंजाब में आया हुआ है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 4, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको है जल ग्रह यानी कि पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के जो 70% भाग पर जल दिखाई देता है, इस कारण पृथ्वी को जल ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों से संबंधित आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक जो क्वेश्चन है 5 नंबर हम देखते हैं कि कानून की नज़र में सभी लोग हैं कौन है, समान है। ध्यान रखना, कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। अगला है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 18 वर्ष है। तो यहाँ पर 18 वर्ष आपको लिखना। नेक्स्ट आगे 7 नंबर, लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट धात्विक खनिज हैं। ये तीनों किस प्रकार के खनिज हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अगला है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है। अब आगे है सही और गलत के जो प्रश्न बताइए। सही और गलत के आपको आंसर देने हैं। तो इसका 1 नंबर है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो यह प्रश्न है जो एकदम सही है, तो आपको यहाँ पर सही करना है। नेक्स्ट है आगे, टीपू सुल्तान बंगाल का नवाब था। यह कथन गलत है। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान बंगाल का नवाब नहीं था। टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के सुल्तान थे। यह कथन गलत है। इस जगह आपको ख्याल करना है, गलत है। अगला 3 नंबर प्रश्न, भारत में सरकारी स्कूलों में धार्मिक उत्सव मनाया जाते हैं। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि धार्मिक स्कूलों में जो है धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, धर्म विशेष के उत्सव नहीं मनाए जाते। आगे है प्रश्न संख्या 4, भारत में न्याय प्रदान करने का अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि भारत में जो न्याय प्रदान करने का अंतिम न्यायालय कौन सा है, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये सही और गलत के जो प्रश्न आपको करने हैं। अब आगे है प्रश्न संख्या 9। तो इससे पहले विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 9, व्यापारिक कंपनियां भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रही थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, व्यापारिक कंपनियां हैं जो यूरोप के बाजारों में भारतीय सूती कपड़े, रेशम और काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त मांग थी। वे भारत में सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 10, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह। तो इसका आंसर समेत हम देखते हैं कि घुमंतु काश्तकार यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और वे एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी, नियमित आय स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। कुछ किसान भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया है। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। आदिवासी झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही।
जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। अब आगे है प्रश्न संख्या 11। रोलेक्ट एक्ट क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 100% आने की संभावना है पूरी की। तो इसका उत्तर देखते हैं रोलेक्ट एक्ट का। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ध्यान रखना, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार का ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती हैं। इस वजह से रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ध्यान रखना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार है जो बिना मुकदमा चलाए उसे शक के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त मान करके उसे सीधे जेल में डाल सकती थी। इस वजह से रोलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा जाता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 12। राजस्थान में प्रथम रेल कब और कहाँ चली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान की प्रथम रेल जो है 1874 में बांदीकुई दौसा, ध्यान रखना बांदीकुई कहाँ है, दौसा से आगरा फोर्ट यूपी तक उत्तर प्रदेश तक चली थी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का उद्देश्य बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है कि जननी शिशु सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना भी है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 14। खनिजों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो राजस्थान में खनिजों के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ध्यान रखना, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिजों का अर्थ, इसमें लौह और अलोह में उप विभाजित किया गया है। अब लौह खनिज कौन से होते हैं? जिसमें लोहा होता है, उदाहरण के लिए लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट, पायराइट, निकल और कोबाल्ट। अब आगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के उदाहरणों में चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक आदि अधात्विक खनिजों के उदाहरण। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। खनिजों को दो प्रकार, जो धात्विक और अधात्विक, ये भी आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे प्रश्न संख्या 15। राजस्थान के जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन से हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं कि राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल, राजस्थान की भौगोलिक बनावट व प्राकृतिक छट्टाओं के बीच जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले, धोरे, झीलों की नगरी उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला और उदय सागर आदि झीलों एवं शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू, नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में चूलिया एवं मैनाल जलप्रपात, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार और जैसलमेर बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख हैं। तो ये प्रमुख जो हैं हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक पर्यटन स्थल। अब आगे है प्रश्न संख्या 16। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस प्रकार बिताए? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी बार बार कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, वार्षिक के अंदर भी आ सकता है। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इन्होंने इस विद्रोह की एक नई दिशा दी। विद्रोहियों को आसानी से सजा दिलाने के लिए अंग्रेजों ने नए कानून पारित किए। बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और 1858 में उनकी बेगम जीनत महल को भी जेल में भेज दिया गया और नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमने किया है। अब आगे है प्रश्न 17। सतत पोषणीय विकास पर जो है एक टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ, यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान तथा भविष्य पीढ़ियां दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। तो ये सतत पोषणीय विकास का अर्थ है, यानी कि वर्तमान और भविष्य की दोनों दृष्टि से ध्यान रखते हुए, मतलब हमें आर्थिक संसाधनों का पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए मतलब संशोधन करना है। अब आगे प्रश्न संख्या 16। राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान बताइए। तो यहाँ पर गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा राजस्थान का मानचित्र का हम अलग से एक वीडियो बना करके उसमें से आपको मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर ये जैसे मानचित्र हम बना लेते हैं।
ये राजस्थान का मानचित्र जैसे गंगानगर सबसे ऊपर है, ध्यान रखना। जयपुर राजस्थान की राजधानी यहाँ पर है, और उदयपुर दक्षिण के अंदर यहाँ पर है, दक्षिण राजस्थान के अंदर। जोधपुर यहाँ आता है, ये यहाँ पर जैसे जैसलमेर, और यहाँ पर जोधपुर है। और बांसवाड़ा आपके इधर दक्षिण राजस्थान में। इस प्रकार जो है राजस्थान के मानचित्र में ये आपको दर्शाना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है, जो अर्धवार्षिक का पेपर, लेटेस्ट पेपर है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 65 अंक का ये सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा। इस दृष्टि से साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और आपके एग्ज़ाम तक सभी विषयों के जो मॉडल प्रश्न पत्र हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथियों, बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।